नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। इसके साथ ही उन क्वेश्चंस के बारे में एडिशनल फैक्ट्स भी आपको बताएंगे जिनके बारे में जिससे आपको उस क्वेश्चन के या फिर उस टॉपिक के बारे में समझ विकसित होगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाता है? तो भारत 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाता है। देखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। उनकी याद में हम शहीद दिवस या फिर मैर्टियर्स डे मनाते हैं। मैर्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की डेथ जो एसेसिनेशन था वो 30 जनवरी को किया था। किसने? नथुराम विनायक गोडसे ने 1948 में। कब किया था? उस वक्त सिर्फ भारत को आजाद हुए सिर्फ 5 महीने 15 दिन ही हुए थे। इसके बाद इन्होंने इतने संघर्ष के बाद देश को आजाद करवाया और वो सिर्फ देश के कुछ 5 महीने और 15 दिन आजादी के पल ही देख पाए थे। तो ब्रिटिश रूल से आजाद होने के बाद नथुराम विनायक गोडसे ने 1948 30 जनवरी को इनको गोली मार दी थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। देखिए इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। जिस दिन इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, इस दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिल्ली के राजघाट पर हमारे महात्मा गांधी जी की समाधि है जहां पर श्रद्धांजलि देकर शहीद दिवस मनाया जाता है। नथुराम गोडसे ने बिरला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या की थी जब उस जिस वक्त वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे बिरला हाउस की। देखिए और इनके बारे में क्या है, ये यहाँ पे 1989 है, 9 है। अप्रैल 1889 में 23 साल की उम्र में महात्मा गांधी भारत छोड़कर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और 9 जनवरी को इसीलिए अब भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो 3 डेज इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। शहीद दिवस 30 जनवरी को, जिस दिन इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 9 जनवरी 1915 को जब भारत वापस लौटे थे, उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। हिंदी स्वराज, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने कुछ वीकली मैगजीन्स भी चलाए थे जिनका नाम है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन जो है वो इनकी वीकली मैगजीन्स हैं। इसके बाद देखिए भारत में अलग अलग वीरों की याद में शहीद दिवस या फिर मेरिटियस डे मनाया जाता है। एक मेरिटियस डे है ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको 23 मार्च 1931 को ब्रिटिशर्स ने फांसी की सजा दी थी और फांसी पे टांग दिया था। तो इनकी याद में भी इनकी शहादत को याद करते हुए भी हमारे देश में मेरिटियस डे या फिर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो भारत में अलग अलग शहीद दिवस मनाए जाते हैं। सवाल ये है कि आपको किसकी याद में जो प्रश्न पूछा गया है, यानी कि किसके नाम को लेकर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपको सारे शहीद दिवस याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक ट्राई का नया अध्यक्ष कौन बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो अनिल कुमार लाहोटी जो हैं वो ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ट्राई क्या है? देश में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं जियो, एयरटेल, आइडिया, इन सबको मैनेज करने के लिए एक टेलीकॉम रेगुलेटिंग कंपनी है, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, सॉरी, जो कि हमारे देश में वर्क करती है। उसका चेयरमैन बनाया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। ये जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन रहे हैं, सीईओ रहे हैं रेलवे बोर्ड के। और उन्होंने 36 साल तक इंडियन रेलवेज में काम किया है। बेसिकली ये इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय स्टार्टिंग, देखिए इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय थे। अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ट्राई के पूर्व चेयरमैन थे पीडी वाघेला, जिनका कार्यकाल नवंबर 2023 में खत्म हो गया है, जिनका कार्यकाल नवंबर 2023 में खत्म हो चुका है। और
करीब 4 महीने से ये पद खाली था। फिर इसका जो अतिरिक्त प्रभार है वो मीनाक्षी गुप्ता, यानी कि ट्राई की कुछ सदस्य भी होते हैं, उनको मीनाक्षी गुप्ता को जो है इसका कार्यभार दिया हुआ था। ट्राई के सदस्य थी मीनाक्षी गुप्ता, उनको जो है ट्राई का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा था 4 महीने तक। अब इनको, कौन है ये, अनिल कुमार लाहोटी को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनसे पहले थे पीडी वाघेला। देखिए, और इसके ट्राई के बारे में हम जानते हैं। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। ट्राई का उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी कंपटीशन, यानी टेलीकॉम कंपनीज के बीच एक पारदर्शी कंपटीशन बनाना है, ताकि कंपनियों के बीच निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राई में एक अध्यक्ष होता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक यानी पार्ट टाइम सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि या फिर जब तक 65 वर्ष की आयु के नहीं होते हैं, जब तक वो इस पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 और साइटें जोड़कर अब भारत में कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? तो भारत में अब 80 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। पहले ये 75 थी, अभी रिसेंटली 5 और जुड़ी हैं, तो ये 80 हो गई हैं। रिसेंटली 2 फरवरी को वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया है, इसलिए 5 इसी इसी के अवसर पे 5 रामसर साइट्स ऐड की गई हैं और ये 80 हो गई हैं। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का यह नोटिफिकेशन है कि श्री भूपेंद्र यादव जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 5 इंडिया इंक्रीजेस इट्स टैली ऑफ रामसर साइट्स, यानी कि 5 रामसर साइट्स और ऐड की हैं, तो 80 हो गई हैं, बाय एडिंग 5 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑन द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स के अवसर पर हमें 5 और जो है रामसर साइट्स मिली हैं। इन्होंने एक ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि 75 से 80 हो गई हैं हमारी रामसर साइट्स। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर इन्होंने इंक्रीज की करवाई है। देखिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हैं डॉक्टर मुसुंदा मुंबा, ये भारत आई हुई थी। तो उनके साथ ही जो हमारे मिनिस्टर हैं, ये है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ये है कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स की जो डायरेक्टर जनरल है मुसुंदा, क्या नाम है इनका, मुसुंदा मुंबा। ये यहाँ पे भारत आई हुई थी। इसी दौरान देखिए 5, 1 2 3 4 5, इसी के दौरान 5 रामसर साइट्स हमको भारत को और नामित की गई हैं और हो गई और बनाई गई हैं 5 रामसर साइट्स। ये कौन कौन सी हैं? ये तमिलनाडु में कराईवेटी बर्ड सेंचुरी है, कर्नाटका में मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है, और तमिलनाडु में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है, कर्नाटका में अंकाशमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, और कर्नाटका में अगानाशिनी एस्चुरी है। यानी कि बेसिकली ये पांचों जो रामसर साइट्स है, ये कर्नाटका और तमिलनाडु से ही बनाई गई हैं, बड़ी हैं। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के एग्जाम्स के लिए भी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया है, और हमारे नेशनल या फिर सेंट्रल एग्जाम्स हैं उसमें तो ये बन ही गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये पांचों। ये भारत आई हुई थी, इस दौरान ये किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय वेटलैंड्स को कहा जाता है आर्द्र भूमि, को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ दिया गया है। ये यहाँ पे आपको अलग से नाम लिख के दिए गए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन है क्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो रामसर कन्वेंशन आखिरकार है क्या? तो रामसर, आपने सुना होगा कि रामसर हमारे देश में भी काफी जगहों के नाम है रामसर। ऐसा ही नाम ईरान में भी है। ईरान में भी एक शहर है जिसका नाम रामसर है, वहां पे इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी शुरुआत 1971 में 18 देशों के साथ हुई थी। रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिस पर आर्द्र भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए फिलहाल 172 देशों ने हस्ताक्षर कर रखा है इस कन्वेंशन पर। इसकी शुरुआत 18 देशों के साथ हुई थी। दुनिया भर में 2400 से अधिक रामसर साइटें हैं, और पहली साइट 1974 में ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप पर नामित की गई थी। यानी जो कोबोर्ग प्रायद्वीप है वो दुनिया का पहला रामसर साइट बना था। इसके बाद भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी
वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग जो है वो इसकी थीम रखी गई है। वेटलैंड्स आखिर क्या होते हैं, समझ में वेटलैंड्स के नाम से किसी को नहीं समझ में आता है तो देखिए, वेटलैंड्स यानी कि नम भूमि या फिर आर्द्र भूमि, ऐसी भूमि जो जमीन जिसमें जमीन का वह हिस्सा जहां पानी और भूमि का मिलन हो उसे वेटलैंड कहते हैं। यानी कि देखिए, पानी के बीच बीच में इस तरह का घास हो, उस भूमि को कहते हैं आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड। देखिए, पानी के अंदर ही पेड़ होना, घास होना, ये वेटलैंड कहा जाता है। ये आप इन फोटो से समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। देखिए, चंपई सोरेन स्वान इन एज झारखंड चीफ मिनिस्टर। इन्होंने 5 फरवरी को अपना ट्रस्ट वोस्ट भी साबित कर दिया, यानी कि इनके पास हैं इतने सांसद, इतने हैं कि ये सरकार बना सकते हैं। ये किस पार्टी से हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जिस पार्टी से यहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो थे, जिनको हाल ही में ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने अरेस्ट कर लिया हेमंत सोरेन को, इसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन ने 1 फरवरी को चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया था। 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी इन्होंने और 5 फरवरी को अपनी सरकार बना ली है। यानी कि अपना ट्रस्ट वोट जो है उन्होंने साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट बोलते हैं उसको, फ्लोर टेस्ट अपना प्रूव कर दिया है कि हाँ, इनके पास पर्याप्त सांसद हैं कि ये सरकार बना सकते हैं। 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, यानी कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये परिवहन मंत्री थे। लगातार 5 बार इनका सांसद क्षेत्र है सरायकेला से विधायक चुने गए हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को क्यों गिरफ्तार किया? तो 31 जनवरी को ईडी ने भूमि घोटाला मामले में, बेसिकली एक भूमि घोटाले के मामले में इनको शामिल माना गया है और हेमंत सोरेन को इसलिए गिरफ्तार किया गया है। सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ईडी के अधिकारियों ने रांची में उनके आधिकारिक आवास पर 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा किसको सौंपा जाता है? राज्यपाल को। जो मुख्यमंत्री होता है वो अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंपता है और अपना जो नियुक्ति होती है वो भी राज्यपाल ही करवाता है। ठीक है, तो यहाँ की झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ये मामला जो इन पे आरोप लगा है वो 2020 से 2022 के बीच फर्जी दस्तावेज बनाकर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा मामला है, जिसके लिए इनको पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है और इन पर आरोप भी है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज में ये भी शामिल थे। क्या सीएम को गिरफ्तारी से छूट है? पहली बात तो ये, क्या कोई सीएम रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है उसको? जी, देखिए इस केस में क्या हुआ था कि पहले उनसे पूछताछ की गई और फिर उनको बोला गया कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी की थी। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि हाँ, सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो अपने पद पर बने रहने तक नागरिक और आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हैं और उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती है। यानी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को ऐसी सुरक्षा नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जांच एजेंसी के पास किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए, झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कुल 81 सांसद हैं। टोटल असेंबली जो है वो 81 लोगों की है। सरकार में इंडिया गठबंधन जो लेटेस्टली सभी ऑपोजिशन पार्टीज जो है उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, उनके पास 48 सांसद हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन ने यहाँ पे सरकार बना रखी है। इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी है? जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई, ये इन्होंने पार्टी बना रखी है। ऑपोजिशन में है एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी, एजेएसयू, एनसीपी और ये इसमें शामिल हैं। तो ये इनकी सरकार है। बहुमत पाने के लिए इनके पास 48 सांसद हैं, बल्कि 41 सांसद जिसके पास होंगे वो आराम से सरकार बना सकता है। देखिए, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का ये 5th झारखंड असेंबली है। इसमें चुनाव होना है। देखिए 2024 में 2019 में सरकार बनी थी यहाँ पे,
2019 में सरकार बनी थी और 2024 में नवंबर 2024 दिसंबर तक यहाँ पे चुनाव होने हैं। झारखंड का जो फाउंडेशन हुआ था वो 2000 वर्ष में, जब 2000 का साल था उस वक्त झारखंड राज्य बना था। यहाँ की जो टाइप है, सांसद का टाइप है, वो यूनिकैमरल है। 5 साल का टर्म होता है, जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का होता है। रविंद्रनाथ महतो यहाँ के स्पीकर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये 5th झारखंड असेंबली, यानी कि 5 बार झारखंड में चुनाव हो चुके हैं। अब 2024 के दिसंबर में यहाँ पे 6ठी बार चुनाव होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी को संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमन ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। अंतरिम बजट पेश करते हुए मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ा दिया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बजट के बारे में। भारत का पहला बजट ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। जेम्स विल्सन, जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, ने इन्हें इसे पेश किया था 1860 में। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। देखिए कृषि के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और और अन्य क्षेत्रों में भी देश में बजट में काफी घोषणाएं हुई हैं। तो पीएम फसल बीमा योजना जो कृषि में चल रही है, उनके 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान करेगी और 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान करेगी। महिला सशक्तिकरण में मुद्रा योजना चल रही है, जिसमें 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं, ये बताया है सरकार ने। आगे देखिए बजट की मुख्य बातें और क्या है। सामाजिक न्याय, सरकार ने 4 वर्गों को चिन्हित किया है, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, जो अन्नदाता हैं हमारे, उन पर केंद्रित किया है इस बजट को। गरीबी में देखिए पिछले 10 वर्षों में 25 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, ऐसे सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनाई है। पीएम स्वनिधि योजना, जिससे स्ट्रीट वेंडर को ऋण सहायता प्रदान की जाती है। पीएम जनधन योजना कमजोर आदिवासी समूहों के लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करती है। इनके बारे में अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। बिजली में देखिए रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली करेगी। 1 करोड़ परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी, बिजली मिलेगी। इस पहल से प्रत्येक घर को रुपए बचाने की उम्मीद है, यानी कि 15 से 18,000 सालाना आपकी बचत होगी। आयुष्मान भारत योजना से सभी आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को लाभ होगा। अनुसंधान और विकास में इसके अतिरिक्त रक्षा उद्देश्य के लिए गहन तकनीक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने, यानी कि रिसर्च बजट, डिफेंस रिसर्च बजट, एक माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा अनुसंधान और विकास में। इसमें देखिए रेलवे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेलवे में 3 नए गलियारे बनाए जाएंगे, 3 नए कॉरिडोर्स की घोषणा की गई, जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, ये बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 40,000 सामान्य, जो फिलहाल हमारी ट्रेनें हैं, उनको वंदे भारत जैसे डब्बे लगाए जाएंगे। हरित ऊर्जा में 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि एफडीआई, कितना हुआ है 2014 से 23 के दौरान 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह हुआ है, जो 2005-14 के दौरान प्रवाह का 2 गुना है। हालांकि 2 गुना होना भी था, क्योंकि देश में इतना डेवलपमेंट हुआ है, देश में दुनिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो उसी के दौरान ही सभी चीजों में ग्रोथ होनी लाजमी है। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, राज्य सरकारों द्वारा माइलस्टोन से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किससे 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है? तो भारत ने फिलहाल अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या था ये। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये न्यूज है 2 फरवरी 2024 की। 2 फरवरी 2024 को यूएस की जो कैबिनेट है, यानी कि या फिर यूएस की जो संसद है, उसने मंजूरी दी है कि यूएस, देखिए यहाँ पे यूएस मंजूरी दी है, यानी कि यूएस अप्रूव्स सेल ऑफ 31 ड्रोन्स
इस ड्रोन का नाम क्या है? MQ-9B आर्म्ड ड्रोन टू इंडिया फॉर नियरली $4 बिलियन, यानी 4 बिलियन की लागत से हमें 31 MQ-9B ड्रोन्स हमें भारत को देने के लिए स्वीकृति मिली है अमेरिका द्वारा। ये जो डील है इसकी घोषणा की गई थी was announced during the historic US visit of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2023। आपको पता होगा जून 2023 में जून में मोदी जी अमेरिका गए थे। मोदी जी अमेरिका गए थे, उस टाइम उन्होंने मोदी जी ने अपने कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 2 सवालों के जवाब उन्होंने दिए थे। इनसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए थे। देखिए, इस वक्त जब ये अमेरिका गए थे उस टाइम इस डील की घोषणा की थी बाइडेन और मोदी जी ने पूरी मीडिया के सामने। इससे भारत को क्या मिलेगा? इसमें इंडिया की कैपेबिलिटी को फ्यूचर थ्रेट से थ्रेट से लड़ने में मदद मिलेगी। अनमेन्ड सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस पेट्रोल्स इन सी लेन्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इसमें भारत के जो बॉर्डर्स हैं या फिर जो हमारा इंडियन ओशन है वहां पे निगरानी में मदद मिलेगी। देखिए, जून 2023 की ये कटिंग है, हमारे पास आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि बाइडेन पीएम मोदी वेलकम इंडियाज प्लान्स टू प्रोक्योर MQ-9 रीपर प्रीडेटर ड्रोन। इसका पूरा नाम है MQ-9B रीपर प्रीडेटर ड्रोन। जब ये मोदी जी अमेरिका गए थे उस टाइम इसकी घोषणा की गई थी। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए इस ड्रोन के बारे में। इस ड्रोन की ऐसी खासियतें, इसकी क्या खासियतें हैं कि भारत ने इन ड्रोन्स को चुना है। तो इस ड्रोन की जो लंबाई है वो 36.1 फीट है। इसका वजन 2223 किलोग्राम है। इसकी उड़ान भरने की ऊंचाई 50,000 फीट है। इसकी ऊंचाई, प्लेन की जो ऊंचाई है वो 12.6 फीट है। इसका विंग स्पैन कितना है? 65.7 फीट। और इस एक ड्रोन की कीमत पड़ी है 2.39 हजार करोड़ रुपए, यानी कि 2.69 हजार करोड़ रुपए, 2.39 हजार करोड़ रुपए में अपने को एक ड्रोन पड़ा है, यानी एक ड्रोन की कीमत है 2.39 हजार करोड़ रुपए। और टोटल 31 ड्रोन जो हमको मिले हैं $4 बिलियन में मिले हैं हमको, टोटल 31 ड्रोन्स। आगे देखिए इसके 5 बेहतरीन फीचर्स बताए गए हैं। बिना रुके लगातार 35 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। 1 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है, यानी कि एक जगह खड़े होके 1900 किलोमीटर तक के एरिया में ये निगरानी कर सकता है हमारे देश की। एडवांस रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इस ड्रोन से 4 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती है, यानी कि ये एक ड्रोन है, इससे 4 मिसाइलें हम छोड़ सकते हैं दुश्मन। नेक्स्ट इसके बारे में और क्या खासियत है? भारतीय सेना के पास पहले से 4 ताकतवर ड्रोन्स हैं, यानी कि ये जो ड्रोन है ये 31 ड्रोन्स हैं। क्या हमारे पास पहले से भी कोई ड्रोन्स हैं? जी हाँ, हमारे पास स्वार्म ड्रोन है। इस सैकड़ों की संख्या में हथियारों से लैस छोटे छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर हमले को अंजाम देते हैं, ये है स्वार्म ड्रोन। हमारे पास हरोप ड्रोन है, यह इजरायली ड्रोन है। हरोप ड्रोन जो है वो हमने इजराइल से लिए हैं। भारतीय सेना के पास 150 से ज्यादा हरोप ड्रोन है। तीसरा है हेरॉन ड्रोन। करीब 9 महीने पहले इजराइल के हेरॉन ड्रोन की भारतीय सेना में तैनाती हुई। इसे भी लद्दाख में ही तैनात किया गया है। हमारे एलएसी बॉर्डर पे इन ड्रोन्स को तैनात किया गया है, यानी कि हेरोप ड्रोन और हेरॉन ड्रोन ये दोनों हमने इजराइल से लिए हैं। तीसरा है सर्चर 2, ये भी हमने इजराइल से लिए हैं। इजराइल की इस ड्रोन को भारतीय सेना लंबी दूरी की सर्वेलांस के लिए इस्तेमाल करती है फिलहाल। तो बेसिकली आप ये समझिए कि हमारे पास ये 3 ड्रोन्स जो हैं ये इजराइल से हैं, ठीक है। इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से लिए गए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है कि स्वार्म ड्रोन हमने कहाँ से लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखिए 5वें ड्रोन्स हमारे पास होंगे MQ-9 रीपर ड्रोन। भारत ने अमेरिका से ट्रायल के लिए किराए पर 2 ड्रोन लिए हुए हैं। साउथ चाइना सी में निगरानी के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ था। साउथ चाइना सी, जहां पर जो चाइना के नीचे का जो एरिया है वो साउथ चाइना सी है, जहां पर इंडोनेशिया, जापान और वो सब देश हैं, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, वो जो एरिया है वहां पे है साउथ चाइना सी, जिसकी निगरानी के लिए और अपना इंडियन ओशन की निगरानी के लिए भारत को 2 ड्रोन्स दे रखे हैं अमेरिका ने। तो हमारे पास ये 5 तरह के ड्रोन हो जाएंगे। आगे देखिए इनमें से हमें तो टोटल 31 ड्रोन दिए जाएंगे अमेरिका द्वारा, जिसमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए, 15 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए, 8 हमारे आर्मी और एयरफोर्स को
तैनाती के लिए मिलेंगे। देखिए हम ये ड्रोन क्यों ले रहे हैं? एलएसी में निगरानी करने के लिए। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि चीन के पास कौन से पावरफुल ड्रोन्स हैं। देखिए चीन के पास है चीन का CH-5 ड्रोन। इसके इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं? इसमें 8 AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइल और इसमें 4 AR लेजर गाइडेड मिसाइल। इसमें FT-7 130 किलो गाइडेड बम और इसमें 2230 किलो गाइडेड बम हम भर सकते हैं। तो ये इससे काफी बेहतर है हमारा MQ-9B ड्रोन। दूसरा पॉइंट है रडार दीवार के पार भी काम करता है, वहीं कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है जो वीडियो इमेज भी कैप्चर कर सकता है MQ-9B ड्रोन। तीसरा है कुल टेक ऑफ वजन कितना भार उठा सकते हैं? तो चाइना का जो ड्रोन है वो 3000 किलोग्राम और जो अमेरिका का जो ड्रोन है 4760 किलोग्राम जो वजन है वो उठा के उड़ान भर सकता है। पेलोड कितना है? 900 किलो और अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है वो 1700 किलो। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? तो इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड है 300 किलोमीटर प्रति घंटा और जो MQ-9B ड्रोन है उसकी स्पीड है मैक्सिमम स्पीड है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। चाइना का जो ड्रोन है उसकी मैक्सिमम रेंज यानी कि कितनी दूरी तक निगरानी कर सकता है, तो वो निगरानी कर सकता है 2000 किलोमीटर तक के लिए। और MQ-9B ड्रोन है वो 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। तो देखा जाए तो MQ-9B ड्रोन जो अमेरिका का है वो चाइना से कहीं बेहतर है, बस कुछ कुछ माइनर सा कहीं कहीं थोड़ा सा पीछे है, पर बल्कि उससे काफी एडवांस्ड और टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस है। क्योंकि चाइना ने ये बनाया था 2005 में और अमेरिका ने ये बना लिया है 2007 में बनाया था। तो इससे कुछ ना कुछ एडवांस ड्रोन है MQ-9B ड्रोन। अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन देने का फैसला किया है। इनकी कीमत लगभग 4 अरब डॉलर है। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स को चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC और भारत की समुद्री सीमा में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस संदर्भ में अमेरिका ने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि इनका कहना है कि ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत उसके सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से सबसे अच्छे पार्टनर्स में से एक है। अमेरिका ने ऐसा कहा है हमको ये डील सहमति देते हुए। इसमें और क्या है, 2020 में इंडियन नेवी को समुद्री सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका ने 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन 1 साल के लिए लीज पर दिए थे। बाद में लीज टाइम को बढ़ा भी दिया था, यानी कि अभी भी हमारे पास ये 2 ड्रोन्स हैं। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने सहित कई चीजों के लिए तैनात किया जा सकता है। इस ड्रोन के 2 वेरिएंट स्काई गार्जियन और सिबलिंग सी गार्जियन शामिल हैं। इसके 2 वेरिएंट हैं। भारत ये ड्रोन 2 वजहों से खरीदना चाह रहा है। आखिरकार भारत को इन ड्रोन्स को खरीदने की जरूरत क्या पड़ी? तो पहली LAC से लगे को भनक हुए बिना उसकी निगरानी करने के लिए और दूसरा साउथ चाइना सी में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत इन ड्रोन्स को खरीद रहा है। और दूसरा इन और एक पॉइंट है इंडियन ओशन में जो बार बार इंडियन ओशन में जो बार बार चाइना के जासूसी जहाज जाते हैं उनकी निगरानी के लिए और उनको रोकने के लिए भी हम ये ड्रोन्स खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी केयर्स वेब पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कोयला क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है श्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन पोर्टल के लिए सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य कोयला क्षेत्र में 3.3 लाख भविष्य निधि ग्राहकों और 6.1 लाख पेंशन भोगियों के लिए रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। तो बेसिकली ये कोयला क्षेत्र के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने। बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीत लिया है। सबालेंका ने इन्होंने किनको हरा के जीता है? इन्होंने चीन की जेंग किनवेन को 6-3 और 6-2 से हराकर लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, अपने नाम किया है। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो ये लद्दाख में सबसे ज्यादा इन स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है। और आप इससे भी समझ सकते हैं हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2 फरवरी को स्टार्ट हुए हैं। तो इसका जो मस्कट है या फिर जो लोगो मस्कट है यानी कि इसका जो लोगो बनाया गया है वो भी स्नो लेपर्ड पे बनाया गया है। और स्नो लेपर्ड पे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। बेसिकली हिली एरियाज में स्नो लेपर्ड की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे पहले सबसे आगे
लद्दाख है 477, यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स की जनसंख्या पाई गई है। उसके बाद उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और फिर जम्मू कश्मीर में 9 है। भारत में वैश्विक हिम तेंदुए की आबादी का 10 से 15%, यानी टोटल अगर वर्ल्ड में 100% पॉपुलेशन है अगर स्नो लेपर्ड की, तो 10 से 15% भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था मुंबई में। ये सम्मेलन आयोजित किया गया था मुंबई में 27 से 29 जनवरी 2024 के दौरान। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित हुए थे। 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ई विधान डिजिटल संसद के माध्यम से एक राष्ट्र एक विधान मंच पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई है प्रीति रजक। चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक ने हवलदार से पदोन्नत होकर सेना में पहली महिला सूबेदार बनकर अपना नाम इतिहास में रच दिया है। यह एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है क्योंकि सेना ने हाल ही में सैन्य पुलिस कोर सीएमपी में महिलाओं के लिए सैनिक रैंक खोली थी, जिसमें ये सूबेदार बनने वाली पहली महिला बनी है। शूटिंग की ये मेधावी खिलाड़ी हैं जो सूबेदार रजक अपनी ट्रैप शूटिंग प्रतिभा के दम पर 2022 में ही सेना में शामिल हुई थी और अभी ने सूबेदार का पद नियुक्त दिया गया है। हाल ही में भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनने में किस देश से आगे निकल गया है? तो भारत हांगकांग से आगे निकल गया है। अब भारत का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बाजार है। इससे हमसे आगे और कौन कौन है? प्रमुख वैश्विक शेयर बाजार वर्तमान में यूएसए, चीन और जापान का है। इसके बाद नंबर आता है इंडिया का। पहले ये नंबर था हांगकांग का, अब आएगा इंडिया का। हाल ही में हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बना है भारत, जिसका कुल बाजार $4.33 ट्रिलियन हो गया है। वहीं हांगकांग का है $4.29 ट्रिलियन। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नर, किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है? तो पंजाब के ये गवर्नर थे जिन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था, यानी कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। ये देखिए आर्टिकल है द हिंदू का। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रिजाइंस साइट्स पर्सनल, अपने इस्तीफे का इन्होंने पर्सनल रीजंस बताए हैं। ये देखिए ये पंजाब के भी गवर्नर थे और ये यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि इन्होंने 2 पद संभाल रखे थे। ये इन्होंने अपना इस्तीफा साइन करके दिया था द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अगस्त 2021 में बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि 2021 अगस्त 2021 से इस पद पर नियुक्त थे। 30 सितंबर 2017 को तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। 6 अक्टूबर 2017 को पदभार ग्रहण किया था। 17 अगस्त 2016 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा असम राज्य के राज्यपाल, यानी ये अपने कार्यकाल में, अपने जीवन के कार्यकाल में ये असम, तमिलनाडु, पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त रहे हैं। और ये लोकसभा सांसद थे, 3 बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं अपने कार्यकाल में नागपुर से। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था इनका नागपुर, जहां से ये 3 बार सांसद बने थे। देखिए राज्यपाल के पद के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान का भाग है 6, जिसमें अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी की रूपरेखा बताता है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। आमतौर पर एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता, सुविधा प्रदान की गई है। क्योंकि ये पंजाब के भी गवर्नर राज्यपाल थे और ये एडमिनिस्ट्रेटर थे चंडीगढ़ यूटी के भी। निष्कासन या त्याग पत्र ये किसको सौंप सकते हैं? गवर्नर। एक राज्यपाल का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। हालांकि 5 साल का यह कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति एक राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की इच्छा उचित नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। इनका कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के पास पद की कोई निश्चित अवधि नहीं है और कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है और राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है।
इसमें गवर्नर्स रिलेटेड आर्टिकल अनुच्छेद 153 से। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा करंट अफेयर्स का। आपको आप इसके बारे में क्या अपनी राय देते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।